मैं अब ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। एकता, अनेकता में एकता। अलग भाषाएं हैं, अलग पानी है, खान पान अलग। जब देश की बात आती है तो सब इकट्ठा होते हैं। जय हिंद जय भारत का नारा लगता है। क्योंकि मैं एक फौज से, सीआरपीएफ से मैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर हूं और मणिपुर जैसे एरिया में भी मैंने ड्यूटी की है। आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूं। मेरी मणिपुर जब पोस्टिंग हुई थी तो हमारी बटालियन के 4 आदमी एट द स्पॉट भी होता है। फौजी को देश के लिए दूर दराज ऐसे ऐसे एरिया में जाना पड़ता है। क्योंकि आज का विषय पर्यावरण है, मैं विषय से हटूंगा नहीं। जब मैंने रिटायरमेंट ली थी तो मैंने सोचा था कि सेवा करनी चाहिए। देख चुके हैं कि ऑक्सीजन कितनी लाभदायक है, उसके बगैर जीवन है नहीं। तो आज मैं नवीन भाई का, सभी का यहाँ पधारने पर, और नवीन भाई ने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने के लिए कहा है। इस विषय को भी मैं बहुत गंभीरता से लेते हुए सभी से आश्वासन चाहूंगा कि कम से कम हर बरसात में एक पौधा जरूर लगाएं और देश को स्वच्छ पर्यावरण दें। मेरे बड़े भाई ने मेरे को ये मौका दिया कि हम कुछ समाज में, कुछ सोसाइटी को वापस दे सकते हैं। आई थिंक भगवान हर किसी को कैपेबल नहीं बनाता है, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो भी हम कुछ वापस सोसाइटी को दे पा रहे हैं, और ये एक बहुत गंभीर विषय है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी मुहिम है और इसमें जहां भी हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इट वुड बी एन ऑनर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी एंड वी रियली टेक प्लेज एज अ कंप्लीट टीम व्हाइट एंड corporation that will be honoring all our words and work towards the safe and green and clean Gurgaon. Thank you very much. मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे मंडल के महामंत्री सुरेश तंवर जी को और धीरज कौशिक जी को। आप दोनों मंच पर आए और सीमा तंवर जी, आशा गोयल जी, एक बार उनका देकर के एक बार जोरदार तालियां आपके लिए चाहूंगा। सुरेश तंवर जी आए, धीरज कौशिक जी हमारे शीतला मंडल के महामंत्री जी, कृपया मंच पर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पूर्व सभी वक्ताओं के भाषण होते हैं। बाबू जी अशोक दिवाकर जी गुरु जी का, जगदीश ग्रोवर बाबू जी का आशीर्वाद मिला। हमारे CSR ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन श्री सिंगरी साहब ने बहुत लंबा अनुभव साझा किया और यहाँ पर बहुत समाज सेवी, एक एक आदमी, एक एक संस्था बैठा है, जिले के बहुत से पदाधिकारी बैठे हैं और सभी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। स्वागत की कड़ी है, एक बार मौका देते हुए एक बार स्वागत करेंगे। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के मुख्य वक्ता जी को, जो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन भी, और बहुत सी ऐसी संसद की भी कमेटियां हैं जिनके आप मेंबर भी हैं और एक सब्जेक्ट पे अपनी एक अलग नॉलेज रखते हैं। और ये हम इस बात को लेकर गौरवान्वित है कि इतने अच्छे वक्ता के तौर पर आपने हमें समय दिया। मैं आपको खुले मन से जोरदार तालियां करते हुए आपको विचारों के साथ हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा आशीर्वाद है। जनजंगल बिरादरी से जो लगातार काम करते हैं भूपेंद्र यादव जी, वो आपका स्वागत कर रहे हैं। अतः सिंधु जी के एक मौका देकर के आपका स्वागत करना चाहते हैं। अतः सिंधु जी का स्वागत करता हूँ। एक बार संबोधन के लिए आप, मैं सिंगरी साहब को निवेदन करूंगा कि आप प्लीज
फोटो ले लेंगे। ये हमारे फरीदाबाद की ऐसी होटल है ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया साथियों से प्रार्थना है कि अगर आप चित्र दे रही हो इससे पूर्व कि आज आप सब पिछले 4 घंटे से गुरुग्राम में हैं, लेकिन गुरुग्राम के बारे में मेरा बाल्यकाल से 68 साल का अनुभव है और मैडम 53 साल की आयु है इनकी, तो मेरा 15 साल का अधिक अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहूंगा। आप भी ब्यूरोक्रेट से समाज सेवा में आई हैं, मैं भी ब्यूरोक्रेट से उद्योगपति से भैया क्या नाराज है सेवा में आया हूं। आपके आने से पहले इतनी घनिष्ठ चर्चा इस संगोष्ठी में हुई पर्यावरण के ऊपर कि कुछ एक लोगों ने अपने अनुभव इस प्रकार साझा किए कि जैसे कि वो इंजीनियर हैं, एक साधारण व्यक्ति, एक किसान, हमारे दैया साहब बैठे हैं, वो ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का मिश्रण करके उन्होंने ओजोन और मीथेन गैस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारी एक बहन बैठी है मिसेस सैनी, जिन्होंने शिव पुराण और गीता के माध्यम से पर्यावरण को स्पर्श करने की कोशिश की। तो मैंने नवीन भाई से प्रार्थना की है कि आज सुनीता जी आएंगे, यद्यपि आपको सुनने के लिए उत्सुक है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम सोता नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जो जागता है, जागरूक रहता है। जैसा मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं सोते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं सोते हैं, गुरुग्राम में नहीं सोता है क्योंकि IT इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दूसरा कारण है कि गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, कॉर्पोरेट सिटी है और 40% राजस्व देता है। तो इसलिए हमारे गुरुगांव वासियों का फर्ज है कि गुरुगांव के साथ साथ पूरे हरियाणा के पर्यावरण के संतुलन की बात करें तो बेहतर होगा। इससे हमारे मुख्यमंत्री जी का मन भी गदगद होगा। और अंत में भैया मैं बोलने जब 3 घंटे तो पुण्य मुझे सुना। अब ये लास्ट 2 लाइनें हैं। हम बात कर रहे थे परिवर्तन की, तो हमारे नवीन भाई की कमजोरी है कि उनको शेर व शायरी अच्छी लगती है, तो मैं 2 लाइनें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप मैडम को सुनने के लिए उत्सुक हैं। क्योंकि मैंने इनको लोकसभा के अंदर एक बारी SC ST बिल के ऊपर सुना, जो तमिल के शब्द आपने उसमें इस्तेमाल किए। सो आपकी तो प्रतिस्पर्धा मल्टीफेरियस एक्टिविटी जिसको बोलते हैं ना, हर भाषा के ऊपर पकड़ है। तो हम पर्यावरण के प्रति संतुलन करने के श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर जो ये 20 दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, उसी के मद्देनजर आज पर्यावरण पर जिस तरह से गुड़गांव वासियों ने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सही रूप से चलाने का काम किया है, और उसमें इतना समय, मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपके संयम को कि इतनी मैं बार बार कांटेक्ट में थी, लेकिन बहुत जरूरी काम था, उसकी वजह से लेट होते गए और आप लोग बैठे हैं। तो मैं तहे दिल से जो है माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं लेट हुई, और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग फिर भी यहाँ पर बैठे रहे। तो इस कार्यक्रम में बहुत ही आदरणीय हमारे उपस्थित महानगर के संचालक जी जगदीश ग्रोवर जी, शिक्षाविद अशोक दिवाकर जी, वाइस चेयरमैन CSR ट्रस्ट के बोधराज सीकरी जी, हरविंदर कोहली जी, प्रदेश के संयोजक जो है हमारे भवन निर्माण के गगन गोयल जी, बाली पंडित जी, प्रवीण अग्रवाल जी, DP गोयल जी, योगिता सैनी जी, रेखा सैनी जी, आशा गोयल जी, अतर सिंधु जी, वेद भारत जी, सुरेंद्र खुल्लर जी, MR लाहौरिया जी, PC जैन जी, बिंदु यादव, सभी पर्यावरण प्रेमी भाई, ललित क्रांतिकारी, पारस बख्शी, ईशु, मनीष सौदा और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे भाइयों, मेरी बहनों और प्यारे साथियों। पर्यावरण जो है वो मेरा बहुत ही दिल के करीब सब्जेक्ट है, और मैं तो ये कहूंगी कि मैं उतनी सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मैं आप लोगों के विचारों सुन पाती। मेरी डिक्शनरी में हारना, दुर्भाग्य, दुख, कष्ट, ये इस तरह के शब्दों को मैं बहुत कम इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि ये मेरा दुर्भाग्य था
कि मैं नहीं आ पाई, उसकी वजह मैं ये कहना पसंद करूंगी कि मैं कम सौभाग्यशाली थी कि जो मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई और आप लोगों के शब्दों को नहीं सुन पाई। मैंने रतिया से चुनाव लड़ा था विधानसभा का और उसमें मात्र 435 वोटों से मैं नहीं जीत पाई थी। तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, उसमें भी सब मुझे कहते जी आप इतने वोटों से हार गए। मैं कहती नहीं, मैं इतने वोटों से जीत नहीं पाई। तो ये दोनों बातों का मतलब एक है, लेकिन इससे आपके एटीट्यूड का, इससे आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट का पता लगता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। और हमें यही दिमाग में रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है बहुत पहले अपने एक संभाषण में तो कहेंगे कि आधा भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने आगे और बढ़ के कहा कि आधा जो है जल से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है, खाली तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आज का जिस तरह का वातावरण है, हम कोरोना के पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, ऐसे उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हम लोगों ने अपने आसपास में बहुत सी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखी हैं जिसमें हमने, जो हमारे अपने थे वो हमारे पास नहीं रहे, हमारे पास से चले गए। ये हमने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स जो है वो होगा कि जिसका कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार या कोई मित्र जो है उन्होंने इस कष्ट को ना देखा हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। और जब खासकर ये जो कोरोना के समय में हम लोग अकेले अकेले रहे, ऐसे उसमें जब कोई साथी, जब कोई रिलेटिव, जब कोई दोस्त मित्र आपका आसपास नहीं होता ना, तो पेड़ पौधे हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट भी जो है आप चाहे करके भी देख लीजिए, और शायद हो सकता है किसी ने इस बात का जिक्र भी किया होगा कि दो पौधों को आप एक को इधर रखते हैं और एक को इधर रखते हैं, एक दोनों को बराबर उनको जल दें, खाद दें, सब कुछ दें, लेकिन एक के पास आप डेली जाकर उसको गाली गलौज करें और एक को जो है वो खूब अच्छे से बैठे उसके साथ बात करें, तो आप महसूस करेंगे कि वो स्पंदन जो है, जिसको गाली गलौज कर रहे हैं, वो धीरे 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 मुरझा जाएगा और जो जिसको आप प्यार से बात कर रहे हैं वो और ज्यादा खिल जाएगा। तो ये प्रभु ने इतनी सुंदर सृष्टि रची है, हम लोगों के लिए ही रची है। हम लोगों के माध्यम से, हम लोगों के अंदर से वो इस सृष्टि का रसा स्वादन कर रहा है। वो हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि नहीं तो ऐसा क्या है कि जो मृत्यु के बाद चला जाता है। सब कुछ तो यही है, शरीर का हर अंग यहीं पर है और कोई वजन भी नजर नहीं आता कि ऐसी वो क्या चीज है जो हमारे अंदर से निकल के चली जाती है। हमारे माध्यम से, शरीर के माध्यम से इस सारी सृष्टि को, अपनी खुद की बनाई हुई सृष्टि को वो देखना चाहता है, इसका आनंद लेना चाहता है, इसका रसा स्वादन करना चाहता है। और जब हम केवल और केवल इस शरीर के अंदर अपने आप को सेंट्रलाइज करके और अपने इस सीमित सी दुनिया को बनाने की कोशिश करते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, वहीं से इस सृष्टि का जो है वो कहीं की भी नाश एक तरह से हम लोग करते हैं, ये चीज वो होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। बचपन से लेकर आखिर तक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद वो जो चलना सीखता है, तो पहले वो लकड़ी का वो होता था, उससे वो चलना सीखता था, और उसके बाद बड़ा होता है तो कलम हाथ में आती थी उसके, वो भी लकड़ी की, और उसके बाद फिर उसको कुर्सी चाहिए, उसको मेज चाहिए, उसको बेड चाहिए, सब कुछ तो लकड़ी का। और उसके बाद विवाह होता है तो मंडप है वो सब लकड़ी का, और उसके बाद धीरे धीरे बुजुर्ग में की श्रेणी में वो आ जाता है तो उसको छड़ी चाहिए, सहारा चाहिए, वो भी लकड़ी की, और अंत में
जब इस सृष्टि को, इस दुनिया को छोड़ता है, तो उसमें जो संस्कार है हमारा, वो भी फिर लकड़ी से ही होता है। तो ऐसे उसमें हमें समझना चाहिए कि इन पेड़ पौधों का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में, और हम क्या करते हैं, हम कितनी कदर करते हैं इसकी। अभी मैं आते आते गाड़ी में मेरे भजन चल रहा था, सुन रही थी कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, छुपे हैं जो मेहंदी की लालियों में। हर एक डाल पत्ते में समाकर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। खासकर अगर मैं अपनी हिंदू संस्कृति की बात करूं, तो उसमें तो हम लोग बहुत महत्व देते हैं पर्यावरण को। हम हर पूरी सृष्टि में हर चीज की शांति की बात करते हैं, अंतरिक्ष की शांति की बात करते हैं, वसुधा की शांति की बात करते हैं, पर्यावरण की शांति की बात करते हैं, जल की शांति की बात करते हैं, हर चीज की शांति की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा ये हमारे नवीन जी ने जो है माइंड में रखा कि भाई हमें पर्यावरण के उस पर विषय पर यहाँ पर सेमिनार रखना चाहिए, ताकि सब लोग अपने मन के उद्गार को। तो अगर हम बात करें, अब हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कहीं सोलर का प्लांट लगा है तो वो हमारे हिंदुस्तान में कच्छ में लगा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रेमी हैं और वो बहुत दूरदृष्टि लेकर चल रहे हैं। हमें ये लगता है हमारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बस हमारा बढ़िया चल जाए। क्या देके जा रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी को? कभी सोचा हमने? हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ये सोचें कि आज से 50 साल आगे, आज से 100 साल आगे किस तरह की दुनिया होगी, किस तरह की सृष्टि होगी, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह के बच्चे होंगे। हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे बारे में नहीं सोचा होता तो आज हम धरती पर नहीं होते। तो इसलिए अभी पिछले दिनों नवीन भाई ने कार्यक्रम करवाया था, तो उसके अंदर सभी छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, नन्हे नन्हे, और सब छोटे छोटे बच्चों ने मास्क लगा रखा फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर। किसी बच्चे का भी चेहरा हम ठीक ढंग से नहीं देख पा रहे थे। कभी हमने कल्पना की थी कि ऐसा समय आएगा कि छोटे छोटे बच्चे की जिसको कहते हैं कि सच में भगवान का स्वरूप होते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता कि किसके हैं, और उन सबका बरबस हमारा दिल कर जाता है उनको प्यार करने के लिए, और वो सब बच्चे को देके जा रहे हैं। बहुत जरूरत है इस बात को समझने की, इस बात को सोचने की, और हम अपनी जिम्मेवारी प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, सृष्टि के प्रति कैसे निभा रहे हैं, इसको देखने की भी बहुत बारीकी से जरूरत है। अब तक की जो जिंदगी बीत गई सो बीत गई, लेकिन कभी ना कभी बैठ करके एनालिसिस करना चाहिए कि अपनी अब तक की जिंदगी में मैंने कितने पेड़ लगाए, बचपन में शरारती होकर मैंने कितने पेड़ों को तोड़ा। खासकर बच्चों को कई बार पता नहीं क्या मजा आता है कि जो ऊपर जो बढ़ता हुआ ना होता है ना, कि उसको जरूर वो तोड़ देते हैं, वो सारे पौधे की सारी शेप ही बिगड़ जाती है। लेकिन कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं, उनका दिल करता है कि जो ऊपर वाली टहनी है ना, उसको जरूर वो ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं। तो कितने पौधे हमने अपनी अब तक की जिंदगी में लगाए, जो लगाए नहीं लगाए कोई बात नहीं, आगे की क्या प्लानिंग है? कम से कम आगे हम ये बात जरूर देखें कि हम जितना हो सके कोई टारगेट रख लें कि 1 साल में 10 पौधे, 1 साल में 50 पौधे, हर बच्चे के जन्मदिन पर पौधे, अपने जन्मदिन पर पौधा, अपनी एनिवर्सरी पर, कोई भी किसी भी तरह का कोई फंक्शन अगर सोशल होता है उसमें हम एक पौधा जरूर लगाएंगे। किसान भाई हैं, अगर वो
मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो धान है उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा लगता है और जो अंडरग्राउंड लेवल वाटर जो का लेवल जो है वो बहुत डाउन जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो ये फसल ना लगा के उसकी जगह कुछ और लगाएंगे तो उसको सरकार 7,000 पर हेक्टेयर पैसा भी देगी और इसके साथ साथ जो है लेवल जो है हमारा वो भी ठीक आ जाएगा। आप देखिए उन्होंने 1 लाख का टारगेट रखा था लेकिन 1 लाख से बहुत ज्यादा हमारे किसान भाई आगे आए और उन्होंने वहां पर धान जो है उसकी फसल नहीं लगाई। ऐसी बहुत सी स्कीम जो है हमारी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है ताकि किसान भाई जो हैं उनको फायदा भी पहुंचे और इसके साथ साथ जो है वो प्रकृति में भी अपना योगदान दे सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जिम्मेवारी है कि इस सृष्टि को, इस प्रकृति को जो केवल और केवल हमें देती है, हमसे लेती कुछ नहीं है, कि हम एक बार तो कम से कम ये सोचें कि पलट के हम इसको क्या दे रहे हैं। ये भी बारीकी से सोचने की जरूरत है कि हम अगर ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को देखें, हम कंघी करते हैं तो उसमें से जो बाल टूटते हैं वो हम पृथ्वी को दे रहे हैं। हमारी आंखों से कुछ कीचड़ सा निकलता है वो हम प्रकृति को दे रहे हैं। नाक से हमारे निकलता है वो हम प्रकृति को दे रहे हैं। मुंह से हमारे स्पिट निकलता है वो हम प्रकृति को दे रहे हैं। पसीना जो हमारा गंदा है वो प्रकृति को दे रहे हैं। मल मूत्र जो है वो हम प्रकृति को दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? क्या देते हैं हम? अपने आप को बिल्कुल टिच रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, ये सब हमारी जितनी भी जो हमारा वेस्ट है वो सब का सब हम प्रकृति को दे रहे हैं। और प्रकृति सहेज रही है, उसको लेती है अपने पास। तो ये बहुत सख्त जरूरत है इस बात की कि हम ये देखें कि हम सिर्फ लेना ही लेना ना सीखें, हम देना भी सीखें और अच्छा देना सीखें। करने लगते हैं, पीपल की पूजा करने लगते हैं, अरे उसके पीछे साइंटिफिक उसका जो कॉज है वो तो देखो क्या है। तुलसी हमारा ऐसा है कि जो बहुत ऐसा एंटीबायोटिक है कि आपको एंटीपायरेटिक भी है, कुछ फीवर जैसा लग रहा हो, कुछ ऐसा तबियत खराब लग रहा हो, आप तुलसी के पत्तों की चाय पी लें, थोड़े से अदरक डाल लें, आप बहुत ठीक महसूस करते हैं। पीपल के पौधे का क्या है, पीपल का जो पेड़ है वो 24 आवर्स जो है वो ऑक्सीजन देता है, वो रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो इतनी महान संस्कृति है, उसको सहेज के रखना, उसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाना, प्रकृति को जो है वो सहेज के रखना, प्रकृति के लिए अपना योगदान देना, ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और गुड़गांव जैसे शहर को तो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ठीक है कि रेवेन्यू सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा ही आता है। तो हम कोशिश ये करें कि उसको इक्वल करने के लिए हम बहुत पेड़ पौधे लगाएं, हर जगह पर पेड़ पौधे लगाएं। छोटे छोटे गमलों में हम लोग जो बेल होती है, किसी भी सब्जी की बेल, वो लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे चीजें हैं कि जो हम छोटी छोटी क्यारियों में, छोटे छोटे उसमें भी लगा सकते हैं। आपको जहर खिलाना चाहते हैं या कि आपको जहर खिला सकते हैं, तो हमें बहुत इस बात के लिए भी अलर्ट रहना पड़ेगा। और जो इस तरह की कहीं पर भी आपको अगर नजर आती है तो उसको आप लोग कंप्लेंट भी उसकी ऐसे लोगों की करनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि खुद पर्यावरण के बहुत बड़े विद्वान हैं और पर्यावरण को बहुत पसंद। मैं एक बार रिया यादव जी, कमलेश सैनी जी की टीम, जो शीतल मंडल की टीम है, वो भी एक बार बुका देकर के मैं कर्तव्य से निभाऊंगा। मैं साफ सफाई रखूंगा भी और आसपास के लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करूंगा। मैं जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु संरक्षण, भूमि संरक्षण में अपनी आदतों को बदलकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। धन्यवाद। भारत माता की।